जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसके पहले शिफ्ट में जो भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज की अगर हम लोग शिफ्ट की बात करें तो यहां पर भी आज का जो शिफ्ट है वह मॉडरेट लेवल का रहा है। कई सारे ऐसे सवाल थे जो कि यहां पर रिपीट हुए हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि पृथ्वी जब सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता ही होगा यह प्रश्न रिपीट हो चुका है और तब हम इसे कहते हैं अफेलियन, यानी कि अपसौर के नाम से इसे हम जानते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है तो इसे हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन, जिसे हम लोग उपसौर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा 69वां संविधान संशोधन है 1991 में, ये किससे संबंधित है। तो अगर हम 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो दिल्ली हमारा वर्तमान में राजधानी है उसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो याद रखेंगे दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी प्रकार से कई सारे अन्य संशोधन भी पूछे गए हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कल आपके दो अमेंडमेंट पूछे गए थे। एक तो हमारा था 100वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश ने 2015 में अपने जमीनों की अदला बदली की थी। 101वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 2017 में आया था, ये हमारे जीएसटी से संबंधित है। उसी प्रकार से 102वें संविधान संशोधन की बात करें 2018 में ये आया था और इससे हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अलावा 103वें संविधान संशोधन की बात करें तो 2019 में आया था और इसके माध्यम से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया था। और 104वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित होती थी लोकसभा में, उसके प्रावधान को हटा दिया गया था और बाकी जो हमारे SC/ST कम्युनिटी के लिए आरक्षण होता था उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे शरीर में जो नमक होता है उसको कौन कैरी करता है। तो इसे कैरी करता है प्लाज्मा। कौन? प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड का ही हिस्सा होता है, तो ये नमक को कैरी करता है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उनके लिए शुरू किए जा रहे कई सारे नए बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो अनअकैडमी की बात करें तो ये हमारे भारत का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। डेली आपको लाइव क्लासेज यहाँ पर मिलती है। पूरे कोर्स को आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी कि कौन सा क्लास किस समय होगा उसके बारे में जानकारी आपको पहले से होगी। लाइव टेस्ट और क्विज भी यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन को परचेज करके आप जितनी चाहें उतने सारे क्लासेस को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेलवे एग्जाम के लिए तो इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन है वह मात्र 600 रुपये का है 1 मंथ के लिए। तो इसे आप अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे बैंक के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दी गई है। और ध्यान रखिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना हो तो सिंपली आप यूज करेंगे कोड KV10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएगा। तो कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में जो मैन बुकर पुरस्कार है किसे मिला था। तो 2020 की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला डगलस स्टुअर्ट को। किसे? डगलस स्टुअर्ट को मिला है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुगी बैन के लिए। तो मैन बुकर पुरस्कार से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न और पूछा जा चुका है कि पहली बार किस भारतीय महिला को यह पुरस्कार मिला था। तो आप सभी को याद रखना है अरुंधति राय जी को 1997 में मिला था। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में ये 2 लोगों को मिला था। एक तो थी मार्गरेट एटवुड, कनाडा की थी, और उसके अलावा एक थी बर्नाडीन एवारिस्टो। उसके अलावा 2018 का भी पूछा जा चुका है। तो ये पुरस्कार किसे मिला था 2018 में? तो अन्ना बर्न्स को ये पुरस्कार मिला था उनके नॉवल मिल्क मैन के लिए। तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर पूछा गया था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये ASCII का फुल फॉर्म होता है। और क्या होता है ये? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए यह एक प्रकार का कैरेक्टर इनकोड होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है।
तो माथुरी लोक नृत्य की बात करते हैं तो यह एक जनजातीय लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश राज्य का यह एक लोक नृत्य है। तो कल सुबह की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग विभिन्न राज्यों के फोक डांस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के कुछ अन्य लोक नृत्य के बारे में भी आपको याद रखना है, जैसे कि वीर नाट्यम हो गया, गोब्बी हो गया, कोलातम हो गया, तप्पेता हो गया, गारगेलू या गारिका हो गया, धीमसा हो गया। तो धीमसा पहले भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा ये सारे फोक डांस हमारे आंध्र प्रदेश के हैं। और एक हमारा क्लासिकल डांस भी है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है और वह भी आपके एनटीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कि त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अगर हम लोग त्रिशूल मिसाइल की बात करते हैं तो यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से आप हवा में किसी भी चीज को मार के गिरा सकते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था हमारे देश भारत में, और उस समय 5 मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। कौन कौन से? त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि। तो त्रिशूल हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही हिस्सा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया जो कि बहुत ही आसान है कि हमारे यहाँ का जो रुपया है उसके सिंबल को किसने डिजाइन किया था? तो इसे डिजाइन किया था उदय कुमार जी ने 2010 में। किसने? उदय कुमार जी ने 2010 में डिजाइन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चोला वंश के शासकों ने। किसके? चोल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण चोला प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 के बीच में करवाया गया था। गंगई कोड्डा चोलपुरम मंदिर है जिसका निर्माण राजेंद्र चोला प्रथम के द्वारा कराया गया। और ऐरावतेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण राजा चोला प्रथम के द्वारा करवाया गया था 12वीं शताब्दी में। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। और 1987 में यूनेस्को ने इसे अपने धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि रीढ़ का पूरा नाम क्या है? रीढ़ यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका पूरा नाम है रूरल एनर्जी एंटरप्राइज डेवलपमेंट। क्या नाम है? रूरल एनर्जी एंटरप्राइज डेवलपमेंट। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए जो प्रश्न यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि वह आपके एनटीपीसी में एज इट इज पूछे गए हों। हो सकता है कि प्रश्न यहाँ पर अलग तरीके से पूछे गए हों। बस कैंडिडेट के द्वारा मुझे यह बताया जाता है कि इस टॉपिक से पार्टिकुलर प्रश्न पूछा गया था और वह संभवतः इस प्रकार से था, तो उसी के आधार पर यह जो प्रश्न है उसको मैं खुद लिखता हूं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एज इट इज जो प्रश्न की भाषा रही है वह आपके पेपर में भी ऐसी ही रही हो। अगला प्रश्न पूछा गया कि लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया था? तो अगर आपको याद है तो पंचवर्षीय योजना वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लकड़वाला समिति के बारे में, और उस समय मैंने आपको बताया था कि इसका गठन किया गया था हमारे देश में गरीबी की माप के लिए। किसके? गरीबी के मेजरमेंट के लिए लकड़वाला समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवीन पटनायक कौन सी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? कौन? नवीन पटनायक कौन सी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। इसको मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, हालांकि पीडीएफ में मैं इसको लिख करके दे दूंगा, लेकिन नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था ग्लाइसरॉल का आईपीएससी नेम क्या है? तो IUPAC नेम की बात करते हैं तो ये एक टफ प्रश्न था। और ग्लाइसोलर की बात करते हैं तो इसका नाम होता है प्रोपेन 123 ट्राइऑल। क्या होता है? प्रोपेन 123 ट्राइऑल इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान हमारे यहाँ के वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और 1936 से 1944 तक ये हमारे वायसराय रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है? या हो सकता है पूछा गया हो कि यह किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये आपको मिलेगा कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कहाँ पर है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। किस नदी के ऊपर है? तो श्रावती नदी के ऊपर है हमारा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। और ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। कितनी है? 253 मीटर। इससे पहले एक जो हमारा जलप्रपात है जिसे हम लोग कहते हैं कुचकल, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वह भी आपको कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही मिलेगा। और ये बाराही नदी पर है। किस पे? बाराही नदी पर है। ध्यान रखिएगा कई जगह आप पढ़ेंगे कि जोग या गरसोप्पा जो है ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो कुचकल जलप्रपात है वह हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी फाइल को अगर हमें रीनेम करना है यानी कि उसका नाम बदलना है तो कौन से शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं। तो इस शॉर्टकट की का नाम है F2। क्या नाम है? F2 यहां पर इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। तो अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारा देश इसका संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था और 51 देश इसके संस्थापक सदस्य बने थे तो उस समय भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। तो ये आपको याद रखना है। वैसे संयुक्त राष्ट्र से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, ऊपर के आई बटन पर उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्पल कैप की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे मिलता है पर्पल कैप, और ये मिला था कागिसो रबाडा को। किसे? कागिसो रबाडा को मिलेगा था। सबसे ज्यादा जो रन बनाते हैं उन्हें मिलता है ऑरेंज कैप, और ऑरेंज कैप की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला था केएल राहुल को। किसे? केएल राहुल को मिला था। 2020 में जीता किसने था? तो जीता था मुंबई इंडियंस ने। और अगर हम लोग यहां पर बात करें कि उपविजेता कौन सी रही थी तो दिल्ली यहां पर उपविजेता रही थी, और मुंबई इंडियन ने 5वीं बार इस ट्रॉफी को जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक आसान सा ही प्रश्न था और ये भी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 की जो रिपोर्ट आई थी हमारे यहाँ पर, जो कि भारत में वनों की स्थिति से संबंधित थी, उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल आपको किस राज्य में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मिलेगा ये मध्य प्रदेश में। कहां पर? सबसे ज्यादा एरिया में आपको वन मिलेंगे मध्य प्रदेश में, उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश, और फिर हमारा आता है छत्तीसगढ़। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिशत में तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये हमारे प्रतिशत में ऐसे राज्य हैं जहां आपके सबसे ज्यादा प्रतिशत भाग पर आपको वन क्षेत्र मिलेगा। तो बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है। अगर पूछा जाए कि वन क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे ज्यादा है तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिशत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है तो आपका उत्तर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऐप कौन से होते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग के लिए जैसे कि एक हमारा जूम बहुत ही पॉपुलर चाइनीज ऐप है, गूगल मीट है, इसके अलावा कुछ अन्य ऐप भी है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन क्या क्या थे, वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन है। तो याद रखिएगा इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी, और ये हमारी फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। बाकी कुछ प्रश्न आइए कल आपके पूछे गए थे, उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद में मुझे ये मिले थे। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो कोंकण रेलवे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वह जो हमारी रेलवे है वह कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को जोड़ती है। तो कोंकणी की बात करते हैं तो ये गोवा में बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कलारीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो ये हमारे केरल का मार्शल आर्ट है। कहाँ का? केरल राज्य का ये मार्शल आर्ट है। इसके अलावा मार्शल आर्ट से पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे कि सिलाम बम की बात करें तो तमिलनाडु का है, गटका की बात करें तो पंजाब का है, थांगटा की बात करें तो मणिपुर का है, लाठी खेला की बात करें तो वेस्ट बंगाल का है, और मलखम्ब की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश का। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि इस बार का जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है चौथा वाला, कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में, वहां पर भी 4 मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। कौन कौन से? तो एक था कलारीपयट्टू, एक हमारा था गटका, एक हमारा था थांगटा, और एक हमारा था मलखम्ब। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये तो आसान सा प्रश्न था, यह हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है। फिर पूछा गया था कि 3 बार लगातार स्वच्छ शहर रहने वाला जो शहर है वो जिस राज्य का है उसकी राजधानी क्या है। तो आपको याद ही होगा इंदौर हमारा लगातार 4 सालों तक स्वच्छ शहर रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का शहर है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी भोपाल में। अगला प्रश्न पूछा गया कि किताब उल हिंद नाम की जो पुस्तक है यह किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अरबी भाषा में। किसने लिखा है? तो ये लिखा है अल बरूनी ने। तो ये पुस्तक भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुकी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूर्य का जो चमकता हुआ भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कोरोना। तो ये जो हमारा सन है इसके आसपास ये जो चमकता वाला रीजन है इसी को हम लोग कहते हैं कोरोना।
अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा प्रवेश पोर्टल होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो प्रवेश पोर्टल की बात करें तो इसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। और याद रखिएगा ये जो पोर्टल है वह हमारे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती हैं? सौर ऊर्जा जैसे हमारा हो गया, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, बायोमास है, तो ये सारी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा होती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके 16 फरवरी के पहले शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनमें से किसी और प्रश्न के बारे में आइडिया है तो नीचे कमेंट में आप उसके बारे में बता सकते हैं, जिससे जब मैं शाम को आपको इसकी पीडीएफ दूं तो उसमें उन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकूं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।